जय हिंद दोस्तों आज हम इस वीडियो में देखेंगे भारत का राजनीतिक भूगोल, जिसके अंतर्गत हम देखेंगे भारत का एक सामान्य सा परिचय देखेंगे, स्थिति और आकार देखेंगे भारत की, जिसके अंतर्गत हम देखेंगे अक्षांश, देशांतर, भारत की कुल सीमा और मानक समय रेखा क्या है, कर्क रेखा से संबंधित क्वेश्चन जो आते हैं उसको हम देखेंगे। तटीय राज्य हम देखेंगे, किस राज्य की सबसे लंबी तटरेखा है, जल संधि देखेंगे और कुछ चैनल हैं उसको देखेंगे। इसके साथ दोस्तों हम देखेंगे भारत और पड़ोसी देश। इसके अंतर्गत हम देखेंगे कि भारत के कितने पड़ोसी देश हैं, कितने राज्य उससे जुड़े हुए हैं, उसकी सीमा रेखा कितनी है और सीमा का क्या नाम है, बाउंड्री का क्या नाम है। इसके बाद हम देखेंगे राज्यों का निर्माण की स्वतंत्रता के बाद से आज तक कितने राज्य कैसे बने हैं, उसके बारे में देखेंगे। दोस्तों हम इसको मैप बेस्ड पढ़ेंगे। दोस्तों पॉलिटिकल ज्योग्राफी अगर आपकी मजबूत होती है तो आपको करंट अफेयर में भी हेल्प करता है। इसके साथ हिस्ट्री में जो पॉलिटिकल पार्ट है, जैसे अशोक के विभिन्न शिलालेख किस किस राज्य में हैं, कहाँ पर हैं, और हड़प्पा सभ्यता से संबंधित जो स्थल हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हमारी अच्छी सी जानकारी बनती है। इसके साथ दोस्तों पॉलिटिकल, नाम ही है पॉलिटिकल, इसलिए पॉलिटी में भी इसका बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि दोस्तों सारी सब्जेक्ट इंटरलिंक हैं। अगर हम इंटरलिंक करके पढ़ेंगे तो हमारे लिए इजी हो जाता है। बस ज़रूरत है कि आप कंसेप्चुअल हों, ना कि फैक्चुअल। रटने पे ज़्यादा जोर ना दें। आप मैप बेस्ड पढ़ाई करें, एक सिस्टम से पढ़ाई करें, आर्डर वाइज पढ़ाई करें, तो आपको यहाँ से कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला है। तो हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। भारत विश्व के सबसे प्राचीनतम सभ्यताओं और संस्कृतियों वाला देश। दोस्तों विश्व में बहुत सारी सभ्यताएं और संस्कृतियाँ रहीं, जैसे चीनी सभ्यता, नील और मेसोपोटामिया, ये सब आप हिस्ट्री में पढ़ते हैं। तो इन सब सभ्यताओं का अंत हो गया, लेकिन भारत की सभ्यता कहीं ना कहीं आज भी उसकी कुछ तत्वों को देखा जाता है, जैसे सूर्य का पूजा, पेड़ों की पूजा, पशुओं की पूजा। ये सब हमारी प्राचीन सभ्यताएं हड़प्पा से जुड़ी हुई आज तक चली आती हैं। तो दोस्तों हम देखें अगला जो है कि भारत एक विशाल भूभाग वाला देश है, बहुत ही विशाल भूभाग वाला देश है, जो उत्तर में जो है कि बर्फ़ से ढके हिमालय से लेकर दक्षिण में हिंद महासागर तक फैला हुआ है। इसके बाद देखें पूर्व में ब्रह्मपुत्र की उपजाऊ मैदान से लेकर पश्चिम में राजस्थान के मरुस्थल तक 32,87,263 किलोमीटर वर्ग में फैला हुआ है। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कितना विशाल देश है हमारा अपना भारत। एक ज़िले को घूमने में, किसी एक स्थल को घूमने में दिन पूरा हो जाता है। तो आप इतना बड़े विशाल भारत, तो बहुत बड़ी बात है। इसमें कई देश आ सकते हैं। यूरोप को, सारे देश को मिला देंगे तो लगभग इंडिया के इक्वल होगा। तो आप सोच सकते हैं कितना बड़ा देश अपना भारत है। दोस्तों बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार तथा अरब सागर में लक्षद्वीप स्थित है। तो ये दो भुजाओं के रूप में हिंद महासागर में फैले हुए हैं, जो स्ट्रेटजिक रूप से दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके साथ दोस्तों एक पॉइंट और जोड़ सकते हैं कि भारत में 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो भारत को प्राचीन से लेकर के आज वर्तमान तक इसको जोड़ दिया। तो हम अब देखते हैं स्थिति और आकार के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पे हम देखते हैं पहला पॉइंट। दोस्तों हम यहाँ पे पहले एक पॉइंट देखेंगे, फिर उसको मैप में देखेंगे, ताकि आप अच्छे से इसको समझ सकें। इसको एक बार समझ लेंगे तो आपको भूलेगा नहीं, आराम से बहुत दिनों तक याद रहेगा। आप दूसरों को भी बता सकते हैं। दोस्तों आपके एग्जाम में ये तो हेल्प करेगा ही करेगा, लेकिन सबसे ज़्यादा जो हेल्प करेगा वो आपका ये हेल्प करेगा, मैपिंग आपकी जितना स्ट्रांग रहेगी उतना ही ज्योग्राफी आपका स्ट्रांग रहेगा। तो दोस्तों यहाँ पे हम देखें उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। इसका मतलब क्या है, उत्तर पूर्वी गोलार्ध। हम मैप में देख लेते हैं इसको, हम पॉइंट को मैप में समझते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये अक्षांश है, जो 0 डिग्री अक्षांश है, विषुवत रेखा भी इसे कहते हैं। जो क्षैतिज रेखा काटती है उसे अक्षांश कहते हैं, तथा जो ऊर्ध्वाधर रेखा होती है, जो ऊर्ध्वाधर रेखा काटती है उसे देशांतर कहते हैं। तो आप रीजनिंग में पढ़ते होंगे, जो ये ईस्ट हो गया, ईस्ट वेस्ट, ऐसे ही पढ़ते हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ इधर साउथ। तो इसी तरह एकदम समझिए, ये जो है अक्षांश हो गया, ये ऊर्ध्वाधर जो है ये देशांतर हो गया। और इसमें हम देखेंगे कि भारत की स्थिति कहाँ पर है। ये देखिए नॉर्थ और ये ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट में है। किधर है, नॉर्थ ईस्ट में। ये देखिए भारत अपने यहाँ पे है, किस जोन में पड़ रहा है, ये नॉर्थ ईस्ट में, इसे नॉर्थ ईस्ट में है। तो इसलिए भारत की जो स्थिति है वो कहाँ पर है, वो नॉर्थ ईस्ट में है। हम दूसरा पॉइंट अक्षांश देखते हैं। अभी हमने देखा अक्षांश जो ऊर्ध्वाधर रेखा काटती है उसे अक्षांश कहते हैं। भारत का अक्षांशीय विस्तार जो है वो 8 डिग्री
4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट तक ये मुख्य भूभाग का जो है कि अक्षांश है। जो इंदिरा काल भारत का सबसे उत्तरी बिंदु यानी उत्तरतम जो बिंदु है उसका नाम इंदिरा कॉल है, COL है दोस्तों, इंदिरा कॉल। और जो सबसे दक्षिण में स्थित पॉइंट है वो कन्याकुमारी है। बात करें सबसे दक्षिणतम बिंदु का, तो ये सबसे दक्षिणतम बिंदु यानी सबसे दक्षिणी अक्षांश की बात करें तो वो 6 डिग्री 4 मिनट है। अभी हम इसको मैप में देखते हैं तो और क्लियर हो जाएगा। जो मुख्य भूभाग है वो 8 डिग्री 4 मिनट है और जो सबसे दक्षिणतम बिंदु है वो 6 डिग्री 4 मिनट है, जो अंडमान निकोबार का सब जो है कि अभी हम इसको मैप में देखते हैं, जो जिसका नाम है इंदिरा पॉइंट या पैगमिलियन पॉइंट भी उसे कहते हैं। तो इंदिरा पॉइंट, पैगमिलियन पॉइंट, देखिए ये इंदिरा पॉइंट है सबसे साउथ और सबसे नॉर्थ में इंदिरा कॉल है। बात करें भारत के देशांतर की, देशांतर वह रेखा होती है जो पृथ्वी को ऊर्ध्वाधर काटती है। अभी हमने देखा मैप में भारत के देशांतर जो है वो 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के 95 डिग्री 25 मिनट ईस्ट यानी पूर्व में है, पूर्वी देशांतर में स्थित है। जो भारत का सबसे पश्चिमी स्थान है वो गौहर माता है। सबसे पश्चिमी पॉइंट जो है जो गुजरात में है वो गौहर माता है। और सबसे पूर्वी पॉइंट की बात करें वो कीबिधु है और ये कहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश में। अब इसको हम मैप में देख लेते हैं। तो जो ये वाला भाग है, ये जो मुख्य भूमि है, ये जो एक साथ जुड़ा हुआ है वो मुख्य भूमि है और इसमें अंडमान और निकोबार नहीं शामिल होता है। अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप इसमें शामिल नहीं होता है। तो दोस्तों इसकी मुख्य भूमि की अक्षांश कहाँ से कहाँ तक है, ये 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट है। और इसका जो सबसे दक्षिणी बिंदु है, सबसे दक्षिणतम बिंदु है वो है कन्याकुमारी है ये। और जो सबसे उत्तरी बिंदु है वो इंदिरा कॉल है, इंदिरा कॉल COL अभी हमने देखा। और यहाँ पे सबसे दक्षिणतम बिंदु की बात करें दोस्तों, सबसे दक्षिणी में ये अंडमान निकोबार सबसे इससे भी दक्षिण में है, 8 डिग्री 4 मिनट से भी दक्षिण में है। यहाँ पे इंदिरा कॉल है, ये इंडिया का है। तो सबसे दक्षिणी भाग ये अंडमान निकोबार का इंदिरा पॉइंट, ये इंदिरा पॉइंट या इसी को पैगमिलियन पॉइंट कहते हैं, जिसकी जो है सबसे दक्षिणतम बिंदु की बात करें, अक्षांश की बात करें तो वो 6 डिग्री 4 मिनट है। भारत के देशांतर की बात करें, देशांतर जो ऊर्ध्वाधर काटती है जो 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के वो 97 डिग्री 25 मिनट तक है। और जो है कि सबसे पश्चिमी बिंदु है जो है वो गौहर माता जो है कि ये गुजरात में स्थित है। और जो सबसे पूर्वी पॉइंट है वो कीबिधु है और वो जो है वो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। तो हम दोस्तों हम देखें अगले पॉइंट, विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। तो उत्तर से दक्षिण विस्तार जो है ये उत्तर हो गया, ये दक्षिण हो गया। उत्तर से दक्षिण विस्तार जो है वो 3214 किलोमीटर है, 3214 किलोमीटर। यहाँ पर देखिए, हम मैप में भी देख लीजिए। और पूर्व से पश्चिम यानी इधर पूर्व है, पूर्व से लेकर के इधर वेस्ट में इसकी जो दूरी है 2933 किलोमीटर, 2933 किलोमीटर है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि भारत का जो है कि उत्तर से दक्षिणी जो है वो दूरी ज़्यादा है किसके, पूर्व से पश्चिम से। का मानक यमोत्तर या मानक समय रेखा की बात करें, इससे पहले हम देखें विश्व की मानक यमोत्तर क्या है। सूर्य सबसे पहले जापान में उगता है, उसके बाद ये वेस्ट की तरफ जाता है। तो सबसे पहले जापान में उगा, फिर उसके बाद चाइना, फिर उधर बढ़ते बढ़ते ईरान, फिर उसके बाद यूरोप में जाता है। तो हर देश में सूर्य उगने का टाइम अलग अलग है। तो किसको डिसाइड किया जाए कि किसको माना जाए कि वो इस समय सूर्य का उदय हुआ है, तो इसमें काफ़ी विवाद होता था। तो इसके लिए एक अंतर्राष्ट्रीय बैठक हुई जिसमें ये डिसाइड किया गया कि यूके के लंदन में एक ग्रीनिच स्थान है, उसको मुख्य यमोत्तर माना जाए, उसे मुख्य मानक यमोत्तर माना जाए। और उसी से हर देश अपना अलग अलग एक मानक समय रेखा डिसाइड करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे अपने यहाँ अरुणाचल प्रदेश में आप सुने होंगे कि अरुणाचल प्रदेश और गुजरात में समय का जो डिफरेंस है वो 2 घंटे के आसपास का है। तो उसको मैनेज करने के लिए भारत में देखिए वैसे 30 देशांतर रेखा अगर इसको घटाया जाए तो लगभग 30 देशांतर गुजरती है। लेकिन इसको क्यों माना गया, इसको इसलिए माना गया क्योंकि ये लगभग दोनों ये देश के लगभग बीच से गुजरती है, एकदम बीचों बीच से होकर गुजरती है। 82.5 डिग्री 30 मिनट को ये निर्धारित किया गया कि ये भारत का मानक समय रेखा रहेगा, जो है कि ये उत्तर प्रदेश के जो नैनी है, प्रयागराज में नैनी है और मिर्ज़ापुर से होकर गुजरती है।
दोस्तों भारत का मानक समय रेखा 5 राज्यों से होकर गुजरता है, जिसमें यूपी ऐसे गुजरता है, यूपी, फिर एमपी गया, छत्तीसगढ़, फिर उड़ीसा, फिर उसके बाद आंध्र प्रदेश, इस तरह से गुजरती हुई जाती है। तो भारत का जो मानक समय रेखा है वो जो विश्व का मानक महोत्तर है उससे 5.5 घंटा आगे है। जीएमटी मतलब ग्रीनिच मीन टाइम से 5.5 घंटा आगे, जो वहाँ डिसाइड किया गया उससे भारत का जो मानक समय रेखा है वो 5.5 घंटा आगे है। ऐसा क्यों है? क्योंकि जो देशांतर रेखा उसको जीरो डिग्री देशांतर माना गया। कौन? ग्रीनिच को। पृथ्वी को एक चक्कर लगाने में कितने घंटे लगते हैं? 24 घंटा लगता है। 24 घंटा लगता है। और एक चक्कर मतलब 360 डिग्री घूमने में। 360 डिग्री में घूमने में 24 घंटे में कितने मिनट होता है? तो 1440 मिनट होता है। 1440 मिनट होता है। तो 1 डिग्री अगर घूमेगा तो आप इसको निकालेंगे तो वो 4 मिनट आ रहा है। 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट आ रहा है। तो भारत का जो मानक समय रेखा माना गया है वो 82.5 है। 82 डिग्री 30 मिनट को माना गया है। तो 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट लग रहा है। तो 82 डिग्री घूमने में इसे हम जब 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो आ जाएगा आपका 330 मिनट आ जाएगा। ये 330 मिनट आ गया। अब इसको घंटे में कन्वर्ट करेंगे तो 60 से डिवाइड करेंगे। 60 से डिवाइड करेंगे तो वो 6×5 = 30 और प्लस 30 जो है वो 5 घंटा 30 मिनट आ जाएगा निकल के। इस तरह से जो है कि भारत का जो समय रेखा है वो ग्रीनिच के समय रेखा से वो 5.5 घंटा आगे है। जो ये पॉइंट है ग्रीनिच मीन टाइम से 5.5 घंटा आगे है। इसलिए जो मैच जो है कि लंदन में जो 2 बजे स्टार्ट होगा दोपहर में, वो भारत में कितने बजे होगा? 5.5 घंटा ऐड करके 7:30 बजे यहाँ पे भारत में स्टार्ट होगा। तो ऐसा मैच आप देखते होंगे। इसका कारण यही है। भारत की जो कुल सीमा लंबाई है वो 22,716 किलोमीटर है। ये जो आपकी भारत की टोटल बाउंड्री है, अगर हम इसको मिला दें पूरा, ये जो टोटल बाउंड्री है भारत की वो कितनी है? 22,716 किलोमीटर है। जिस वहीं प्रायद्वीप मतलब ये जो प्रायद्वीप उसे कहते हैं जो 3 भाग से जल से घिरा हो, 3 भाग से 3 ओर से जल से घिरा हो और एक ओर से अस्तर से जुड़ा हो, उसे प्रायद्वीप कहते हैं। ये भारत का प्रायद्वीपीय भाग है। तो प्रायद्वीप और द्वीप सहित भारत में द्वीप भी हैं, 2 द्वीप कितने हैं? अंडमान निकोबार है और इधर लक्षद्वीप। इसको मिला करके जो भारत की टोटल दूरी होती है, ये वाला और ये वाला, इसको मिला करके 7,516 किलोमीटर। तो टोटल इसको ऐड करके हो जा रहा है 22,716 किलोमीटर। तो हमने स्थिति और आकार के बारे में देख लिया। अब हम कर्क रेखा वाले राज्य के बारे में देखेंगे। दोस्तों एक कर्क रेखा वाले राज्य हैं। दोस्तों एक बार अच्छे से समझ लीजिए, आपको हमेशा याद रहेगा। बार बार पढ़ते रहेंगे तो ये भूलेगा नहीं। देखिए बहुत ही शॉर्ट है, टू द पॉइंट है। एग्जाम में सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और पूछे गए क्वेश्चन है। भारत कर्क रेखा वाले राज्य, भारत में कितने राज्यों से कर्क रेखा होकर गुजरती है? यही पूछा जाता है। 8 राज्य से होकर गुजरती है। तो कौन कौन सा राज्य है इसको रटने की ज़रूरत नहीं है, इसको आप मैप में देख लें। ये देखिए गुजरात से होते हुए किस में गया है? ये राजस्थान, फिर एमपी, फिर छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, फिर उसके बाद त्रिपुरा, मिजोरम होते हुए निकल गया। इधर 6 राज्य से गया है, उधर 2 राज्य। आप एकदम आराम से देखिए, इधर से जाएं, इधर से गुजरात, राजस्थान, एमपी से होते हुए ये मिजोरम तक गया है एकदम। अब मैप से देखिए, कई बार होता है कि इसको लोग ट्रिक से पढ़ते हैं। ट्रिक इससे भी ज़्यादा लंबा होता है, 8 राज्यों के नाम से भी लंबा होता है। लेकिन जब तक आपके पास ट्रिक रहेगा तभी तक आपको मालूम होगा। ट्रिक नहीं पता है तो आपको ये भी नहीं मालूम होगा। लेकिन अगर आप मैप से पढ़ते हैं, देखिए कितना ईजी है। यहाँ से एक क्रम वाइज सिस्टमेटिक एक ऑर्डर से देखते जाइए, आपको भूलेगा ही नहीं। अब हम आगे देखते हैं। एमपी में कर्क रेखा सबसे लंबी है। देखिए एमपी में कर्क रेखा, ये देखने के बाद ही मालूम चलता है कि एमपी में सबसे ज़्यादा है। अगर सबसे कम पूछा जाए तो यहाँ पे सबसे कम जो है वो राजस्थान से होकर गुजरता है। और कर्क रेखा के निकट राजधानी ये देखिए इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है। राजधानी कौन सी है जो कर्क रेखा पे एकदम हो? वो रांची है। यहाँ पे झारखंड में रांची है। और इधर जो है कि गांधीनगर इससे थोड़ा सा दूरी पे है और भोपाल थोड़ी सी ज़्यादा दूरी पे है।
तो सबसे नज़दीक वो रांची हो जाएगा, गांधीनगर और भोपाल हो जाएगा। हम आगे देखते हैं तटीय राज्यों के बारे में। अगला टॉपिक हमारा है तटीय राज्य। भारत के जो तटीय राज्य हैं, भारत में कितने तटीय राज्य हैं? वो 9 हैं। देखिए 9 राज्य हैं। कौन कौन से हैं आप यहाँ पे पहले ना देखें, इसको देखिए यहाँ मैप से देखिए। गुजरात से लेकर के पश्चिम बंगाल को हम एक ऑर्डर वाइज देखते हैं। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, इधर कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, ये तट से जुड़े हुए हैं। और सबसे लंबी तटरेखा आप ऐसे मैप में देखेंगे तो आप शायद ही बता देंगे कि कौन सी सबसे लंबी तटरेखा है। तो सबसे लंबी तटरेखा यहाँ पे गुजरात की है। देख सकते हैं आप, ऐसे टेढ़ा मेढ़ा है, लग रहा है कि आंध्र प्रदेश की है, लेकिन गुजरात सबसे पहले है। गुजरात, फिर आंध्र प्रदेश, फिर तमिलनाडु है। तो ये कई बार पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है दूसरा नंबर। और उसके बाद पाक जल संधि की बात करें दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। तो जल संधि क्या होती है कि अलग करती है, किसको अलग करती है? दो स्थल को अलग करती है, और दो जोड़ती है, किसको? दो बड़ी जलराशियों को जोड़ती है। ये इसी को जल संधि कहते हैं। जो देखिए तो किसको अलग करती है? पाक जल संधि पहले देख लेते हैं कहाँ पर है। पाक जल संधि जो है वो, पाक जल संधि हम यहाँ पे देख लेते हैं मैप में। ये यहाँ पे देख लेते हैं, पाक जल संधि यहाँ पर है। ये देखिए पाक जल संधि है। तो ये किसको अलग कर रही है? ये भारत को और श्रीलंका को अलग कर रही है। किसको जोड़ रही है? तो इधर ये देखिए मन्नार की खाड़ी यहाँ पे है, और यहाँ पे पाक की खाड़ी है। और इधर देखें तो बे ऑफ बंगाल है, बंगाल की खाड़ी है। तो यहाँ पे एक मन्नार, एक द्वीप है, उसके नाम पे यहाँ पे मन्नार की खाड़ी है। इंग्लिश अधिकारी था, उसके नाम पे रखा गया है। पाक मतलब पाकिस्तान नहीं हो जाता है। तो कई बार ये हमें भ्रम हो जाता है कि पाक को अलग करता है, लेकिन नहीं, यहाँ पे ये पाक मतलब पाक की खाड़ी यहाँ पे है। किसको किसको जोड़ता है? ये मन्नार की खाड़ी को पाक की खाड़ी से जोड़ता है। तो शायद ये आप समझ गए होंगे। तो आप ऐसे एक डिटेल में देखिए, अच्छे से देखिए, कंसेप्ट क्लियर कीजिए, तो आपको सारे क्वेश्चन यहाँ से सही हो जाएंगे। अब हम आगे देखते हैं। यहाँ पे देख लेते हैं किसको अलग करता है? वो भारत और श्रीलंका को अलग करता है। और इधर जोड़ता किसको है? ये मन्नार की खाड़ी को पाक की खाड़ी या बंगाल की खाड़ी को जोड़ता है। इसमें दोस्तों एक क्वेश्चन और पूछा गया था, या आईएएस में या पीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया था कि राम सेतु कहाँ से स्टार्ट होता है। तो उसमें ऑप्शन में था रामेश्वर और धनुषकोडी। रामेश्वर जिला है, लेकिन धनुषकोडी जो जिले का सबसे जो लास्ट पॉइंट है उसके, तो वहाँ कहाँ से स्टार्ट हो जाता है? वो धनुषकोडी से स्टार्ट होता है। अगले पॉइंट है 10 डिग्री चैनल या जलमार्ग या जल संधि कहें, तीनों का मतलब एक ही होता है। 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार को अलग करता है। तो 10 डिग्री चैनल यहाँ पर है, ये किसको अलग करता है? अंडमान को निकोबार से अलग करता है। बहुत बार पूछा गया है। 8 डिग्री चैनल किसको अलग करता है? ये देखिए लक्षद्वीप है, इधर मालदीव है, इसके बीच में जो है वो 8 डिग्री चैनल है, और यहाँ पे 10 डिग्री चैनल है। इसमें कन्फ्यूजन हो, अच्छे समझ लें। लक्षद्वीप और मालदीव को अलग करने वाला चैनल कौन है? वो 8 डिग्री चैनल है। अंडमान और निकोबार को अलग करने वाला चैनल 10 डिग्री चैनल है। समुद्री क्षेत्र देख लेते हैं। इतना बड़ा हिंद महासागर है, या इतने बड़े बड़े महासागर हैं, तो किस देश का कहाँ तक अधिकार है? इसको डिसाइड करने के लिए 1982 में यूनाइटेड नेशन का एक कन्वेंशन हुआ। उसमें ये डिसाइड किया गया कि किस राज्य का कहाँ तक सीमा रहेगी। उसके लिए समुद्र को 5 भागों में बांटा गया। उसको समझने के लिए सबसे पहले एक आधार रेखा, बेस लाइन को देख लेते हैं। आधार रेखा क्या होती है? तो ये मान लीजिए कोई एक द्वीप है, कोई देश है, और उस पर आप देखेंगे तो यहाँ पे ये उसका मुख्य भूभाग है जहाँ पे लोग रहते हैं। ये बाकी ये सब डूबा हुआ है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये कुछ क्षेत्र इस टाइप का बना होता है जहाँ पे सफ़ेद सफ़ेद होता है। आप इंडिया में भी देखते होंगे और विश्व में भी देखते होंगे, तो यहाँ पे कुछ सफ़ेद सफ़ेद बना होता है। तो इस पे ये अपेक्षाकृत ऊंचा होता है इधर की अपेक्षा से। जब इसको हम मिला देते हैं तो ये हो जाता है आधार रेखा। तो यहाँ पे एक जो आधार रेखा किसको कहा गया है? तो ये आधार रेखा हो जाता है। यह तटीय देश, ये जो तटीय देश हैं द्वारा आधिकारिक रूप से मान्यता प्राप्त तट के साथ कम परिक्षेत्र का जल रेखा होता है। मतलब ये कम डूबा हुआ क्षेत्र होता है।
जो 5 भागों में डिवाइड किया गया उसका पहला भाग है आंतरिक जल यानी इंटरनल वाटर्स। जो ये द्वीप है, ये मान लीजिए ये द्वीप है, तो इसका जो ये डूबा ये सफ़ेद दिखने वाला जो तट है, अपेक्षाकृत ऊंचा वाला तट है, इस पर भी पानी होता है, इस पर ये जल से ढका होता है। तो ये जो क्षेत्र है ये जो इस पे ये जो क्षेत्र है वो आंतरिक जल है, आंतरिक जल क्षेत्र है। ये वाला आंतरिक जल क्षेत्र है, ये आधार रेखा है, बेस लाइन है ये आंतरिक जल क्षेत्र है। तो यही कह रहा है वे जल होते हैं जो आधार रेखा के भूभाग पर स्थित होते हैं। ये उस आधार रेखा होगा, इसके भूभाग पर स्थित होते हैं, जिससे प्रादेशिक समुद्र की चौड़ाई मापा जाता है। यहीं से प्रादेशिक क्षेत्र की चौड़ाई मापी जाती है। प्रत्येक तटीय देश अपनी भूमि क्षेत्र की तरह अपने आंतरिक जल पर पूर्ण संप्रभुता, आंतरिक जल वाला क्षेत्र है, इस पे वो देश जो चाहे सो कर सकता है। उस पर कोई इंटरनेशनल कानून नहीं है कि इस पर आप क्यों ऐसा आप कर रहे हो, उस पर जो चाहे वो कर सकता है। तो आंतरिक जल में कुछ उदाहरण है, जैसे खाड़ी हो गया, बंदरगाह हो सकता है, बंदरगाह बना सकता है, इनलेट हो गया, नदियाँ हो गई जो नदियाँ निकल के आती हैं, यहाँ तक कि समुद्र से जुड़ी झीलें भी शामिल है, जैसे चिल्का झील हो गया। तो ये सब झीलें क्या है, आंतरिक जल का एक पार्ट है। अब हम अगला देखें, दूसरा पार्ट जो है वो प्रादेशिक सागर यानी टेरिटोरियल सी। आधार रेखा से समुद्र की ओर 12 नॉटिकल मील तक विस्तृत होता है। तो ये देखिए आधार लाइन ये है, यहाँ से 12 नॉटिकल मील का जो क्षेत्र आएगा, ये 12 नॉटिकल मील का जो क्षेत्र आएगा वो प्रादेशिक क्षेत्र कहलाता है। यानी ये 1 नॉटिकल मील में जो होता है, वैसे इसकी बहुत जटिल परिभाषा, लेकिन आप सामान्य तरह से समझ लें तो ये 1.85 किलोमीटर होता है 1 नॉटिकल मील में। तो 12 नॉटिकल मील में आप समझ सकते हैं 12 दूनी 24 के आसपास, मतलब 20 के आसपास, 20 किलोमीटर के आसपास भारत का क्षेत्र होगा। कौन सा, वो प्रादेशिक क्षेत्र होगा। वहीं तीसरे पार्ट की बात करें, सन्निहित क्षेत्र या कॉन्टिजियस जोन, ये आधार रेखा से 24 नॉटिकल मील तक विस्तृत होता है। जो ये आधार रेखा हो गई, मान लीजिए आधार रेखा है किसी देश का, ये बाउंड्री है, आधार रेखा है, उससे 12 नॉटिकल मील तक प्रादेशिक है। ये 12 नॉटिकल मील प्रादेशिक है, और यहीं 12 और ऐड कर देंगे तो वो कॉन्टिजियस क्षेत्र हो जाएगा, सन्निहित क्षेत्र हो जाएगा। यानी ये 24 नॉटिकल मील तक का जो क्षेत्र है, विस्तृत क्षेत्र है, इसको ये उस देश का सन्निहित क्षेत्र हो जाएगा। इस क्षेत्र में जो है कि वो तटीय देशों को अपने क्षेत्र में के भीतर, जो उसका सन्निहित क्षेत्र है उसके भीतर क्या क्या कर सकता है, राजकोषीय, आव्रजन, स्वच्छता, सीमा शुल्क, कानूनों के उल्लंघन को रोकने के लिए, मान लीजिए कोई भी देश है इसमें प्रवेश कर रहा है या उसको गंदा कर रहा है, या कोई देश कोई अपना ट्रेड कर रहा है, तो वहाँ पे वो क्या करेगा, सीमा शुल्क लगाएगा, कस्टम ड्यूटी वहाँ पे लगाता है। उसको रोकने और दंडित करने का इसके पास अधिकार होता है। इससे संबंधित देश को अपनी सीमा में न्यायाधिकारिता का अधिकार है। इससे अगर कोई इस चीज़ का उल्लंघन करता है तो वो उसे पकड़ करके अपने यहाँ देश में ले जाएगा, और वहाँ पे एक मुकदमा के तहत उस पर जुडिशियल कार्रवाई होगी। लेकिन यह हवाई और अंतरिक्ष क्षेत्र पर लागू नहीं होता है। जो ऊपर का क्षेत्र है उस पर लागू नहीं होता है, बाकी जो प्रादेशिक क्षेत्र तक इस पर लागू होता है। अगला जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कई बार आप सुनते हैं, अनन्य आर्थिक क्षेत्र, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन क्या होता है, ये जो है आधार रेखा से 200 नॉटिकल मील की दूरी पर तक फैला होता है। ये आधार रेखा हो गई। 12 नॉटिकल मील प्रादेशिक हो गया, और फिर 12 नॉटिकल मील सन्निहित हो गया और फिर वहाँ से जब 200 नॉटिकल मील होता है, वो जो क्षेत्र होता है वो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन EEZ हो जाता है। तो यहाँ पे क्या कर सकता है कोई देश, यहाँ पे तटीय देशों को सभी प्राकृतिक संसाधन की खोज करने, कोई भी वहाँ पे प्राकृतिक संसाधन की खोज कर सकता है, उसका दोहन कर सकता है, उसका संरक्षण कर सकता है, और उस पर मैनेजमेंट कर सकता है। उस पर संप्रभु अधिकार है उसका, उससे कोई रोक नहीं सकता, कोई इंटरनेशनल कानून नहीं है इसके लिए। ये निर्धारित किया गया यूनाइटेड नेशन के कन्वेंशन में। और जो पांचवा और लास्ट वाला जो है वो हाई सी है। हाई सी क्या होता है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन से अलग जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, जैसे यहाँ पे ये 12 नॉटिकल मील, फिर उसके बाद 12 नॉटिकल मील सन्निहित क्षेत्र, फिर यहाँ से 200 नॉटिकल मील आधार रेखा से 200 नॉटिकल मील के बाद जो क्षेत्र है वो कौन सा आता है, वो हाई सी आता है। इसके बाद का जो क्षेत्र है वो हाई सी में आएगा। तो
एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन से अलग समुद्र की सतह, जो यहाँ से अलग जो समुद्र की सतह है, और जल स्तंभ, जो भी यहाँ पे जल भरा है उस पर उसे हाई सी कहते हैं। इधर की जो क्षेत्र है उसे हाई सी कहते हैं। इस सभी मानव जाति का साझा विरासत के रूप में माना जाता है। इसे क्या माना जाता है? ये सभी मानव जाति का साझा विरासत है, चाहे अमेरिका का हो, चाहे अमेरिका कोई नागरिक हो, चाहे भूटान का कोई नागरिक हो, सबके लिए एक समान है। और यह किसी भी राष्ट्रीय अधिकार क्षेत्र से परे होता है। इस पर किसी भी देश का कोई अधिकार नहीं होता है। यानी कि जो मुख्य आधार लाइन बेस लाइन से जो है कि 200 नॉटिकल मील तक उस देश का अधिकार होता है, लेकिन उसके बाद का जो होता है वो किसी के क्षेत्र में नहीं आता है, किसी राष्ट्रीय क्षेत्र में नहीं आता है। अब इसको हम मैप में देख लेते हैं। ये मान लीजिए कोई देश है और ये उसकी जो है वो बेस लाइन है, यानी कि यहाँ पे उसका वो सफ़ेद वाला जो दिखाई देता है वो उसका क्षेत्र यहाँ तक है, उसी को बेस लाइन माना गया है। तो इस पे जो क्षेत्र है उस पे जो वाटर है वो उसे इंटरनल वाटर कहेंगे। और उसके बाद जो है कि ये बेस लाइन यहीं से तय होती है, ठीक है। फिर उसके बाद जो है कि यहाँ से 12 नॉटिकल मील ये टेरिटोरियल सी, यानी कि प्रादेशिक क्षेत्रीय सागर होता है 12 नॉटिकल मील तक, अभी हमने देखा। फिर उसके बाद यहाँ से जो है कि 24 नॉटिकल मील तक, यहाँ से बेस लाइन से 24 नॉटिकल मील जो है कि वो कॉन्टिजियस क्षेत्र होता है, सन्निहित क्षेत्र। ये 24 नॉटिकल मील, यहाँ से 12 और जोड़ देंगे तो वो सन्निहित क्षेत्र हो जाएगा। और यहीं से अगर हम बेस लाइन से 200 नॉटिकल मील जोड़ते हैं तो EEZ वाला हो जाता है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन वाला। फिर इधर जो होता है वो हाई सी होता है। ये सभी मानव जाति का विरासत होता है, साझा विरासत होता है। और इसके जो है कि और यहाँ पे जो है टेरिटोरियल और कॉग्निटिव पे, कॉन्टिजियस पे, ये जो है इंटरनेशनल स्पेस यहाँ से स्टार्ट हो जाता है, यहाँ से सन्निहित क्षेत्र से लेकर के इसके ऊपर ये लागू नहीं होता है। बाकी ये टेरिटोरियल क्षेत्रीय जो सी है वहाँ पे वो नेशनल एयर स्पेस होता है, उस पर कुछ उस राज्य का संप्रभु अधिकार होता है कि वो उस क्षेत्र में कुछ भी कर सकता है। इधर जो भी आता है उस पर जुडिशियल कार्रवाई कर सकता है। लेकिन इसके बाद जो है कि 12 नॉटिकल मील के बाद, जो बेस लाइन से 12 नॉटिकल मील के बाद वो इंटरनेशनल एयर स्पेस हो जाता है, इसमें कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। तो इस तरह से हमने समुद्री क्षेत्र देख लिया, किस देश की किस तरह से समुद्री क्षेत्र होता है। तो इस तरह से हमने परिचय, स्थिति, आकार, कर्क रेखा, तटीय राज्य देख लिया। अब हम देखेंगे भारत और उसके पड़ोसी देश। यहाँ पे हम एक आर्डर वाइज ऐसे देखेंगे, इधर से लेकर के फिर यहाँ तक बांग्लादेश तक आएंगे। तो हम यहाँ पे सबसे पहले देख लेते हैं, यहाँ पे पाकिस्तान है, फिर इधर अफ़गानिस्तान की भी सीमा भारत से लगती है। इधर चाइना है, फिर इधर नेपाल है, फिर इधर भूटान है, और फिर इधर म्यांमार है, और फिर इधर बांग्लादेश है। इस तरह से कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7। तो भारत से 7 देश सीमा बनाते हैं, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश। अब इसके बाद देखते हैं अगला पॉइंट, पड़ोसी देश, साझा सीमा रेखा और संबंधित राज्य। दोस्तों यहाँ से बहुत ही इजी क्वेश्चन, अगर आप मैप से आपका कंसेप्ट क्लियर है तो यहाँ से कोई भी क्वेश्चन गलत होने वाला नहीं है। एक आर्डर से सिस्टमेटिक तरीके से ऐसे अध्ययन करें, आप बार बार रिवीजन करें, मैप को बार बार देखें, देखने के बाद चीज़ें हमें और आसानी से आती हैं। बार बार उसको देखें और डिस्कशन करें, या दोस्तों से, या फिर अकेले कहीं बैठे हैं तो उसको आप उस पर सोचें कि भारत में ऐसे ऐसे कौन से राज्य हैं, कितनी सीमा लगती है। आप या आपके पास ये कंटेंट रहे, कंटेंट आप चाहे तो लिख सकते हैं, टू द पॉइंट है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आप इसको साथ साथ बहुत ही शॉर्ट में नोट्स बनाया है, क्योंकि दोस्तों आपको बहुत सारा पढ़ना होता है, जीएस में भी बहुत सारा पढ़ना है, और भी सब्जेक्ट होते हैं। तो आप इस पर कम समय दें और टू द पॉइंट हो तो वो हमारे लिए पढ़ने में भी कम समय लगता है और हमें आसानी से समझ में भी आता है। यहाँ पे हम देख लेते हैं पाकिस्तान, पड़ोसी देश अपना पाकिस्तान से यहाँ पे कितनी सीमा साझा करता है वो भारत से। ये पाकिस्तान यहाँ से लेकर के यहाँ तक वो 3233 किलोमीटर सीमा साझा करता है, और इससे 5 राज्य जुड़े हैं दोस्तों, 5 राज्य जुड़े हैं। कौन कौन से हैं? इधर एक आर्डर वाइज, एक आर्डर से आप पढ़ें
एकदम आराम से आपको आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, कभी कोई क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला है। इधर गुजरात हो गया, इधर राजस्थान, इधर पंजाब, फिर इधर कश्मीर हो गया और इधर लद्दाख हो गया। तो ये टोटल 5 हो जाते हैं। वहीं अफ़गानिस्तान से दोस्तों कई बार लोग गलत लगा देते हैं, लेकिन अपनी सीमा पाकिस्तान से भी लगती है, अफ़गानिस्तान से भी लगती है, क्योंकि जो है कि ये पीओके में भले है, लेकिन भारत अपना इसे क्षेत्र मानता है, हम अपना क्षेत्र मानते हैं, इसलिए भारत से कितनी सीमा साझा करता है, 106 किलोमीटर साझा करता है। एक राज्य से जुड़ा है, कौन सा, वो केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख जुड़ा हुआ है। वहीं हम बात करें चाइना की दोस्तों, चाइना से कितना सीमा साझा होता है, चाइना से 3,488 किलोमीटर, 3,488 किलोमीटर इधर है। फिर इधर 5 राज्य से भारत, 5 राज्य हैं जो चीन के साथ जुड़े हुए हैं। तो कौन सा है, एक लद्दाख हो गया और फिर इधर हिमाचल प्रदेश, फिर इधर जो है कि वो उत्तराखंड, फिर इधर आ जाएं तो सिक्किम हो गया और इधर अरुणाचल प्रदेश। टोटल 5 राज्य हो गए जो यहाँ पे लिखा गया है। तो आप लिखने पे ना जाएं, क्योंकि सारी चीज़ें बहुत ही इजी हैं। अगर आपका मैप क्लियर है तो ये सब चीज़ें अपने से भी आप लिख सकते हैं, जान सकते हैं। हम यहाँ पे बात करें नेपाल की, नेपाल से दोस्तों 1,751 किलोमीटर सीमा साझा करता है नेपाल, यहाँ से यहाँ तक लेकर के। और इससे 5 राज्य जुड़े हैं दोस्तों। तो कौन कौन से हैं, ये उत्तराखंड है, देख लीजिए, यूपी है, बिहार है, और फिर इधर पश्चिम बंगाल है, और फिर इधर जो है वो सिक्किम है। तो 1 2 3 4 5 हो गए, 5 राज्य हो गए। तो ये देखिए सारा लिखा हुआ है। अब ये भूटान की बात करें, भूटान देखिए छोटा सा देश है, पर इसे 699 किलोमीटर सीमा साझा करता है और ये 4 राज्यों से जुड़ा हुआ है। कौन कौन सा है, इधर देख लेते हैं हम, ये सिक्किम से भी है, और इधर एक आर्डर से देखें तो पश्चिम बंगाल भी है, फिर इधर असम से जुड़ा हुआ है, और फिर अरुणाचल प्रदेश। इस तरह से 4 राज्य हो जाते हैं। वहीं म्यांमार की बात करें तो दोस्तों म्यांमार से कौन कौन से राज्य जुड़े हुए हैं, म्यांमार से बात करें तो 1,643 किलोमीटर सीमा साझा करता है, और इससे 4 राज्य जुड़े हुए हैं। कौन, अरुणाचल प्रदेश जुड़ा हुआ है, फिर इधर नागालैंड जुड़ा हुआ है, और फिर मणिपुर है, मणिपुर और मिजोरम। ये 4 राज्यों से सीमा साझा करता है। बांग्लादेश से 4,096 किलोमीटर सीमा साझा करता है, और ये 5 राज्यों से जुड़ा हुआ है। 5 राज्य कौन कौन से हैं, यहाँ पे देख लेते हैं। पश्चिम बंगाल है बांग्लादेश से, और फिर उधर असम देखिए यहाँ पे जुड़ा हुआ है, और फिर इधर मेघालय है, यहाँ पे त्रिपुरा है, और यहाँ पे मिजोरम है। तो इस तरह से कुल 5 राज्य हो जाते हैं। तो दोस्तों अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा सीमा रेखा किस देश से, भारत, कौन सा देश ऐसा है जो भारत से सबसे ज़्यादा सीमा रेखा शेयर करता है, तो वो बांग्लादेश हो जाएगा दोस्तों। और सबसे कम कौन करता है, तो वो अफ़गानिस्तान है। तो ये दोस्तों आप क्लियर कट रहे हैं, एकदम आराम से देखें तो आपका कोई भी क्वेश्चन यहाँ से गलत नहीं होने वाला है। मैपिंग के साथ देखें, बेहद ही ईजी है। अब हम अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। पड़ोसी देश और सीमा रेखा का नाम, पड़ोसी देश और सीमा रेखा का नाम। दोस्तों यहाँ पे हम मैप में देख लेते हैं पड़ोसी देश और सीमा रेखा का नाम। तो यहाँ पे पाकिस्तान से जो बॉर्डर है उसका नाम क्या है, रेड क्लिफ है। और वहीं भारत और अफ़गानिस्तान का बात करें तो ये डूरंड है। भारत और अफ़गानिस्तान का पहले भारत जो है कहाँ तक था, पाकिस्तान भारत में ही था, तो यहाँ पे ये डूरंड था। ये जो सीमा रेखा का नाम डूरंड था। तो अब डिवाइड हो गया है, तो ये भारत पाकिस्तान सीमा रेखा का नाम रेड क्लिफ, और भारत बांग्लादेश के सीमा का नाम भी रेड क्लिफ है। भारत और चीन सीमा रेखा का नाम जो है वो मैकमोहन है। और ये लद्दाख में इसका जो नाम है वो LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जहाँ पे भारत और चीन सीमा विवाद भी होता है। यहाँ पे हम देख लेते हैं भारत पाकिस्तान और बांग्लादेश का रेड क्लिफ हो गया, भारत चीन का मैकमोहन, भारत अफ़गानिस्तान का डूरंड। भारतीय राज्य और संबंधित देश, यहाँ पे लद्दाख से 3 राज्य जुड़े हुए हैं, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, चीन। सिक्किम से नेपाल, भूटान और चीन जुड़े हुए हैं।
पश्चिम बंगाल से बांग्लादेश, नेपाल, भूटान। तो हमारा आखिरी और लास्ट टॉपिक जो है राज्यों का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ स्टेट। तो हम देख लेते हैं स्वतंत्रता के बाद से लेकर के अब तक किस तरह से राज्यों का निर्माण कैसे हुआ है। तो यहाँ पे हम देखते हैं स्वतंत्रता के समय दोस्तों 1947 में जब हमारा देश आज़ाद हुआ उस समय 29 स्टेट्स थे, जिसमें कुछ यूटीज़ थी, जिसमें जो गवर्नर, जो बड़े बड़े राज्य थे जिसे ब्रिटिश गवर्नर उसे शासित करते थे, और कुछ छोटे छोटे राज्य थे जिस पर रजवाड़े और सरकारी आयुक्त उस पर नियंत्रण रखते थे, उसका देखभाल करते थे। तो दोस्तों स्वतंत्रता के बाद जब देश आज़ाद हुआ उसके बाद 2 कमेटी बनी, धर आयोग और जेवीपी आयोग। जेवीपी मतलब जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया, 3 लोगों का एक आयोग था। इसने ये 2 आयोगों ने एक कहा कि भारत के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन नहीं होगा, क्योंकि दोस्तों उस समय जल्द में पाकिस्तान भारत का जो डिवाइड हुआ था उसका दंश झेला था भारत, तो इसलिए उसने ऐसा निर्णय दिया। उसकी संस्तुति थी कि राज्यों का पुनर्गठन नहीं होगा। तो उसके बाद जो है कि 1953 में गांधीवादी कांग्रेसी नेता थे पोट्टी श्री रामुलु, जिन्होंने गांधीवादी रास्ता अपनाया, आमरण अनशन किया और उनकी 56 दिन के बाद मृत्यु हो गई। और उसके बाद ये कहाँ गए थे, ये आंध्र प्रदेश के। इनकी डिमांड थी कि मैसूर, पहले चेन्नई का नाम मैसूर था, मैसूर से आंध्र प्रदेश को अलग कर दिया जाए, जिसमें उस समय तेलंगाना भी शामिल था। तो इनकी यह डिमांड थी, नहीं पूरा हुआ। अगर जब वो मर गए तो हिंसा का रूप ले लिया। तो इसको देखते हुए गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि आंध्र प्रदेश को अलग कर दिया। फिर उसके बाद ये स्वीकार किया जाने लगा कि भाषा के आधार पर राज्यों का निर्माण होना चाहिए। फिर उसके लिए एक फजल अली आयोग 1955 में बनाया गया। ये 3 सदस्यीय था फजल अली आयोग, जिसमें न्यायमूर्ति फजल अली अध्यक्ष थे, हृदयनाथ कुंजरू और के.एम. पडिक्कर 2 अन्य सदस्य थे। इनकी जो रिपोर्ट आई वो उन्होंने कहा कि भाषा के आधार पर राज्यों का निर्माण होना चाहिए। तो उसी को देखते हुए राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 बनाया गया, जिसके आधार पर 7वां संविधान संशोधन 1956 पारित किया गया और भाग 7 को निरस्त कर दिया गया। देखिए भाग 7 में आप लिखा होगा कि भाग खा के संबंधित राज्य, जो एक खा के राज्य थे वो रजवाड़े और जो छोटे छोटे राज्य थे जहाँ पे सरकारी अधिकारी द्वारा उस पर देखभाल किया जाता था, उसको निरस्त कर दिया गया। तो उसके बाद जो है कि 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश उस समय बनाए गए। कब? 1956 में, जिसमें आंध्र प्रदेश भी शामिल था। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जब देश आज़ाद हुआ था उस समय की स्थिति कैसी थी भारत की। ये देख लिए यहाँ पे जम्मू कश्मीर है, फिर यहाँ पे पंजाब हरियाणा, ये हिमाचल प्रदेश का देखिए किस तरह से बिखरे हुए हैं। आज का जो हमें दिखाई देता है पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश जो इस रूप में था। और इधर देखिए यूपी उत्तराखंड एक ही थे और राजस्थान का क्षेत्र लगभग सेम ही है। और हम आगे बात करें तो यहाँ पे गुजरात का एरिया देखिए, ये टोटल गुजरात में आता था ये क्षेत्र। और ये मध्य प्रदेश देखिए कितने टुकड़ों में विभाजित था। देखिए छत्तीसगढ़ इसी में शामिल था जो बाद में 2000 में अलग हुआ। इधर बिहार में झारखंड देखिए, बिहार झारखंड एक था। इधर पश्चिम बंगाल आज उसी तरह सेम है। उड़ीसा लगभग सेम है। ये देखिए तेलंगाना, हैदराबाद, ये जो पहले था ये तीनों ये मिला के एक राज्य थे। यहीं से आंध्र प्रदेश के पोट्टी श्री रामुलु डिसाइड इसे अलग करना चाहते थे, इसे कि तेलुगु भाषी को अलग कर दिया जाए, लेकिन इनकी मांग को सुना नहीं गया था। और इधर देखिए त्रावणकोर, जो आज का केरल है, इसका पहला नाम त्रावणकोर था। इधर मैसूर था जो आज कर्नाटक का रूप लिया है। और इधर गोवा। नॉर्थ ईस्ट में देख लेते हैं। नॉर्थ ईस्ट में इसे देखिए, उस समय ये 7 सिस्टर जो थी इसे नेफा कहते थे। इधर सिक्किम आज के ही जैसा है, लेकिन उस समय रजवाड़ों का उस पर शासन रहता था। इधर देखिए त्रिपुरा और मणिपुर। आज का जो भारत दिखाई देता है वो कुछ इस तरह से स्वतंत्रता के समय में था। 1956 के बाद से जब
पहले भाषा के आधार पर बनने लगा तो कई राज्यों में भाषा के आधार पर मांग तेज हो गई, तो कई राज्यों को उस पर देखा गया कि वहाँ पे रियली में ऐसी समस्याएं हैं, तो उनको भाषा के आधार पर अलग किया गया। जैसे हरियाणा और पंजाब को अलग किया गया, और गुजरात और मराठी जो मुंबई है उसको अलग किया गया। तो ऐसे कई क्षेत्रों को अलग अलग क्षेत्रों को काट कर करके आज एक अलग अलग रूप दिया गया उसको। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं 1953 से लेकर के आज तक कितने राज्य बने हैं उसको हम देख लेते हैं। जो परीक्षा में यहीं से क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो 1953 में पहले भाषा के आधार पर राज्य गठित होने वाला आंध्र प्रदेश कई बार पूछा गया, 1953 में बना। और 1960 में महाराष्ट्र गुजरात को अलग किया गया। 1963 में नागालैंड उस समय बहुत ही उधर राज्यों का मांग होता था, तो उसको नॉर्थ ईस्ट में पहला ये राज्य था अलग होने वाला, 1963 में हुआ। हरियाणा और पंजाब को अलग किया गया 1966 में। हिमाचल प्रदेश को 1971 में अलग किया गया। मेघालय, त्रिपुरा और मणिपुर को 1972 में। सिक्किम को 1975 में। गोवा, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश को 1987 में। छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड, झारखंड को 2000 में। तो दोस्तों यहाँ पे सारे राज्य भाषा के आधार पर नहीं गठित किए गए, और बाद में देखा गया तो जो है कि जैसे यहाँ पे गोवा और मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, और यहाँ पे छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड वाला जो क्षेत्र है इसको विकास के आधार पे डिवाइड किया गया है। क्योंकि उत्तर प्रदेश में हिंदी भाषा बोला जाता था, और उत्तराखंड में भी बोला जाता था। छत्तीसगढ़, झारखंड, ये जो क्षेत्र था इसमें भाषा के आधार पर नहीं, इसे विकास के आधार पर काफ़ी पिछड़े क्षेत्र थे, इनको काट करके अलग बनाया गया, और ताकि इनका डेवलपमेंट तेज़ी से हो, इस आधार पे इन राज्यों का निर्माण किया गया। वहीं पे दोस्तों 2014 में तेलंगाना बना, आंध्र प्रदेश से काट करके बना। यहाँ से आंध्र प्रदेश से कट करके बनाया गया तेलंगाना। और 31 अक्टूबर जो बेहद इम्पोर्टेंट दोस्तों है, जो पूछा जा सकता है, 31 अक्टूबर 2019 को लद्दाख और जम्मू कश्मीर अस्तित्व में आया। जो इसकी घोषणा जो हुई थी वो 5 अगस्त 2019 में हुआ था। 370 को हटा करके भारत का पूर्णतया उसको अंग बनाया गया। ये 31 अक्टूबर को क्यों इम्पोर्टेंट है? इस दिन राष्ट्रीय एकता के महान नायक वल्लभ भाई पटेल का जन्मदिन है, राष्ट्रीय एकता दिवस भी मनाया जाता है, इसलिए इसको आप दो तरह से याद कर सकते हैं। लद्दाख और जम्मू कश्मीर कब अस्तित्व में आया? ये 31 अक्टूबर को आया, लेकिन घोषणा इधर हुई थी 5 अगस्त को। वहीं 26 जनवरी 2020 को दादर नगर हवेली और दमन और दीव को मिलाकर एक कर दिया गया। वहीं हम आगे देखते हैं कुछ अधिग्रहित क्षेत्र हैं दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कभी कभी। ये फ्रांस से देखिए 1954 में ये जो क्षेत्र आज हमें पांडिचेरी जो देखते हैं वो फ्रांस से लिया गया। कब स्वतंत्र कराया गया? 1954 में। और उसमें 4 क्षेत्र आते हैं। माहे जो केरल में है, कराईकल और पुडुचेरी तमिलनाडु में है, यानम आंध्र प्रदेश में। ये चारों मिलाकर के पांडिचेरी बनाते हैं। वहीं पुर्तगालियों से 1954 में दादर नगर हवेली स्वतंत्र कराया गया। 1961 में गोवा और दमन दीव स्वतंत्र कराया गया। तो दोस्तों ये कभी कभी पूछ लिया जाता है किस पे कौन कौन से किस पे कब स्वतंत्र कराया गया, किस पे किसका अधिकार था, तो ये पूछा जा सकता है और पूछा भी जाता है। और दोस्तों देख लेते हैं यहाँ पे कुछ राज्य थे जो 552 रियासतों में से बहुत ही मुश्किल से जुड़ना चाहते थे। बहुत समस्या इन्होंने दिया भारत को जुड़ने के लिए, लेकिन राष्ट्रीय एकता के महान नायक सरदार वल्लभ भाई पटेल और मेनन जी का योगदान से इनको एक किया गया। जिसमें जो सबसे बड़ी चुनौती जूनागढ़ था। जूनागढ़ जो पाकिस्तान में विलय करने को तैयार था, लेकिन वहाँ पे ज़्यादातर हिंदू थे, वहाँ पे जनमत संग्रह कराया गया वहाँ पे। तो ये जनमत संग्रह के द्वारा भारत में विलय हुआ। कई बार ये बिहार, यूपी और एमपी जैसे क्वेश्चन में जो स्टेट पीसीएस है वहाँ से ये सब क्वेश्चन सीधे इसे मैचिंग के लिए दे दिया जाता है। वहीं हैदराबाद अपने आप को स्वतंत्र कराना चाहता था कि हम स्वतंत्र रहेंगे, लेकिन एकता के महान नायक पटेल और मेनन जैसे डिप्लोमेट के आगे ये टिक नहीं सके और ऑपरेशन पोलो के माध्यम से सैनिक अभियान किया गया और इसको भारत में जोड़ा गया। तो ये पूछा जाता है ऑपरेशन पोलो किससे संबंधित था? ये किससे संबंधित था? हैदराबाद से। वहीं जम्मू कश्मीर जो आज भी समस्या बना हुआ है, तो ये विलय पत्र से भारत में शामिल हुआ था।
तो दोस्तों इस तरह से हमने भारत का राजनीतिक भूगोल देख लिया, जिसमें देखा हमने परिचय, स्थिति, आकार, कर्क रेखा वाले राज्य, तटीय राज्य, भारत और पड़ोसी देश, राज्यों का निर्माण। तो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट था जिसे हमने कवर किया है, जहाँ से अधिकांश क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो निश्चय ही दोस्तों यहाँ से जो भी क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछे जाएंगे तो आपका क्वेश्चन सही होगा।